मॉर्निंग एवरीवन। मेरा जो टॉपिक है वो है रोलांड बार्थ्स। रोलांड बार्थ्स एक जो है फ्रांसीसी विचारक, साहित्यक, आलोचक और समाजशास्त्री थे। हाँ। उनका जन्म 12 नवंबर 1915 को फ्रांस के चैरबर्ग में हुआ था। वे एक आधुनिक साहित्यक, आलोचना और सांस्कृतिक सिद्धांतों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध है। बार्थ्स ने जो है विशेष रूप से सेमियोटिक्स और संरचनावाद पर कार्य किया और उन्होंने साहित्य, कला और समाज के अध्ययन में एक नए दृष्टिकोण दिए और उनकी रचनाएं हैं। हाँ लिखो बेटा, और पहले नाम भी लिख देना बेटा, मिटा दो ना, क्योंकि कई लोग स्पेलिंग नहीं देख पाएंगे। रोनाल्ड बार्थ्स जो नाम है पता होना चाहिए, है ना। हाँ तो मैं बताता हूँ, आप लिखो बेटा रोनाल्ड बार्थ्स ना। रोनाल्ड बार्थ्स। आपको क्या टॉपिक दिया बेटा आज? अच्छा बिजी आदमी, ठीक है। बार्थ्स, रोनाल्ड बार्थ्स है ना। इनाम देख लो, अपने चैट जीपी वगैरह चलाओ, देखो बेटा कौन आज बार्थ्स ना। मैं पकड़ूं राइटिंग? हाँ, डिग्री 0, वाह। राइटिंग डिग्री 0 53 में। अच्छा जी। माइथोलॉजीज, ठीक है। ये 1957 में। अच्छा जी 57। एलिमेंट्स ऑफ सेमियोलॉजी। हाँ ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेमियोलॉजी। हाँ सोनिया के पास का टॉपिक आज का सोनिया फ्री कौन है आप इसको? ये सीमोटिक्स पढ़ना है, एक अलग टॉपिक है अपना आपने बेटा। जिया पढ़ना, इसके बाद फ्री हो गए ना। सीमोटॉक्स सीमियोलॉजी क्या होता है? सीमियोटिक्स। सर ये बताऊंगी। अच्छा आप बताएंगी, तब ठीक है, तब ठीक है। ओके थैंक यू। द फैशन सिस्टम। द फैशन सिस्टम, ठीक। ये 1967। गुड। अगला है द डेथ ऑफ ऑथर। हाँ ये बड़ी फेमस हुई इनकी, द डेथ ऑफ ऑथर, लेखक की मृत्यु। ये 1967। 1967, वाह जी वाह। अगर ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ लिख लो, यहाँ लिखो बेटा, यहाँ लिखो, कोई बात नहीं। एम्पायर ऑफ सन। अच्छा, एम्पायर ऑफ सन, काफ़ी प्रोलिफिक राइटर थे ये, मतलब काफ़ी लिखा है उन्होंने। एम्पायर ऑफ साइंस, ओके गुड, ये आई है 1970। शाबाश बेटा। फिर है S/Z CPCK जो कि 1970 में आई। वाह। अब फिर है द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट। अच्छा, द प्लेजर ऑफ अच्छा टेक्स्ट, लेख का आनंद। वाह जी वाह, क्या किताब, गुड। नाइन्थ है इमेज, म्यूजिक इमेज, म्यूजिक और टेक्स्ट। और टेक्स्ट। ये है 1977 में। वाह जी वाह। और एक कैमरा दूसरी। अच्छा, कैमरा। ये 1980। वाह जी वाह, कितनी बुक्स हैं, हमें तो थोड़ी सी पता थी। गुड लुसिंडा। अच्छा ये बोलो। सारी इनकी रचनाएं हैं। अब हम जानेंगे इनके प्रमुख योगदान के बारे में। पहला हमने बोला था कि इन्होंने जो है सेमियोटिक, इस चीज़ पे काम किया बहुत ज़्यादा। सेमियोटिक। तो ये सेमियोटिक थ्योरी है इन्होंने जो दी है, सेमियोटिक मतलब समीक्यात्मक सिद्धांत भी जिसे बोला जाता है, ठीक है। रोलैंड बार्थ्स का एक महत्वपूर्ण योगदान ये है कि उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत विकसित किया है जिसमें हर सांस्कृतिक वस्तु, प्रतीक या सिग्नल का कोई गहरा या जटिल अर्थ होता है। उनका मानना था कि
जो भी सांस्कृतिक कोई ऐसा चिन्ह भी हो, बेशक सिग्नल ही हो, उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। अच्छा, तो जो जैसे कि ओम हो गया, ओम है उसका यहाँ भी पर। मतलब कुछ ठीक मीनिंग है। जो सेमियोटिक है उसका मतलब ही होता है चिन्हों का अध्ययन। अच्छा, और ये उस प्रक्रिया को समझाने की कोशिश करता है जिसमें हम किसी चिन्ह के माध्यम से किसी अर्थ को उत्पन्न करते हैं। ये मतलब है सेमियोटिक। वाह। इसका मूल सिद्धांत देखते हम। रोलैंड बार्स का जो है सेमियोटिक थ्योरी के तहत ये समझाया है कि किसी भी प्रतीक यानी चिन्ह के क्या है, उनको दो स्तरों से समझा जा सकता है, दो स्तर से। एक है सिंबल यानी सिग्निफायर, और सिग्निफाइड यानी सामग्री, दो तरह से। सिग्निफायर यानी कि सिंबल, इसका क्या मतलब होता है? ये एक बौद्धिक रूप होता है और जिसमें क्या होता है, जो चिन्ह को प्रस्तुत करता है, जैसे कि शब्द, चित्र या ध्वनि। ये मतलब चीज़ें जो हमको दिखाई देती है। जैसे कि ये मैडम ने एम्पायर का ई लिखा है, एम्पायर लिखा है, ये चिन्ह है, और जो मीनिंग निकाल रहे हैं, हाँ बोलो बोलो शाबाश। या तो जैसे ये मैप लगाया हुआ है, इससे हम समझ सकते हैं कि मतलब चित्र दिखाया हमको, हाँ। पता चल रहा है कि वर्ड के बारे में क्या गुड दर्शाने की कोशिश। गुड। और सामग्री हो गई, जो यानी कि ये जो व्यक्त कर रहा है, ये चिन्ह व्यक्त क्या कर रहा है, यानी इसकी हमको ये संदेश दे क्या रहा है, वो चीज़ है विश्व के बारे में। ये वो विचार है जो चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी वह मानसिक छवि व अवधारणा जो चिन्ह के माध्यम से उत्पन्न होती है। वाह। जैसे अब कोई उदाहरण देखते हम, जैसे एक लाल रंग का ट्रैफिक लाइट है, यानी ट्रैफिक लाइट का रंग कैसा होता है, लाल है, हमको पता है। और जब सामग्री की बात आती है, रोके, यानी अगर हमको देखना है कि हमको संदेश क्या देना चाहता है, तो वो होता है जैसे रोके या रुक जाना, मतलब इसका हमको पता चलता है कि हमको रुकना है क्योंकि गाड़ियाँ जो चलेंगी। तो यहाँ पे जो ट्रैफिक लाइट का जो लाल रंग है, ये हो गया सिग्निफायर। बिल्कुल। और जो सिग्निफाइड हो गया, ये हो गया किसी विशेष तरह का संदेश जो आपको व्यक्त करता है। ठीक है। जैसे कि रोके या जाने की अनुमति ना दे। बार्स ने जो है ये भी बताया है कि जो चिन्ह है वो अधिक जटिल समाज द्वारा निर्मित अर्थ का हिस्सा हो सकता है। वाह। जो अक्सर क्या है, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में बदला जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे लाल रंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि रुकना ही मतलब होगा। जैसे लाल रंग का मतलब क्या है, प्रेम के लिए भी यूज़ हो सकता है, सत्ता के लिए, पावर के लिए, किसी चीज़ को या कोई डेंजरस ये चीज़ दिखाने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए भी हो सकता है। मतलब एक ही चीज़ के लिए उसका यूज़ नहीं होगा, और चीज़ें भी हो सकती है। इसी प्रकार के ट्रैफिक लाइट का जो लाल रंग है केवल रुकने का संकेत नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक संकेत है जो अलग अलग संदर्भों में विभिन्न अर्थ पैदा करता है। वाह। अब है मिथक और सेमियोटिक, यानी बार्स ने जो है ये भी समझाया है कि मिथ को केवल एक प्रकार से सेमियोटिक माना जा सकता है। बिल्कुल। उनका मानना है कि आधुनिक समाज में मिथ एक सांस्कृतिक प्रतीक है जो सांस्कृतिक मान्यताओं और विचारों को प्रस्तुत करता है। जैसे कि आधुनिक विज्ञापन में एक लग्जरी घड़ी का विज्ञापन किया जाता है, और एक आदमी जो है सूट बूट पहन के क्या करता है कि मतलब उस घड़ी की प्रमोशन कर रहा है, मतलब दिखा रहा है, जैसे ऐड विज्ञापन में होता है। यहाँ पे जो है घड़ी का विज्ञापन सिर्फ घड़ी बेचने तक का साधन नहीं है, बल्कि ये हमें एक खास प्रकार का सामाजिक संदेश देता है। लाइफस्टाइल। हाँ, जैसे मान लो वह घड़ी सिर्फ समय दिखाने का उपकरण नहीं है, बल्कि वह सफलता, पारंपरिकता और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन जाती है। वाह। जैसे कि कोई ड्यूरेंट की ऐड आती है, इसको लगाएंगे आप तो हीरो स्टाइल आप, तो वो सिर्फ वो खुशबू स्मेल बनाने की चीज़ नहीं है, वो उससे आपकी क्षमता, योग्यता सब दिख रही है ना, कितना ब्यूटीफुल संदेश देने की कोशिश करता है। वाह। विज्ञापन में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, उसका स्टाइल, उसकी उपस्थिति, वो जिस वातावरण में, ये सारी चीज़ के प्रतीक बन जाती है। बिल्कुल। और यहाँ इनका मिलकर ये गहरा संदेश उत्पन्न करती है जो कि हमें ये बताता है कि यदि आप ये घड़ी पहनते हो तो आप भी समाज में उच्च स्थिति या आत्मविश्वास का प्रतीक बन जाओगे। रुको, कोई उदाहरण दो भाई, आपने बड़ी ऐडें देखी हैं, मीम्स देखी हैं, कोई उदाहरण दो, कोई ऐसा विज्ञापन का उदाहरण बच्चों, कोई मिथक का उदाहरण जिसको देख के आपको अच्छा लगता है। देखा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है?
कोई भी ऐड हो सकता हैं जैसे देखो कैसे बताऊँ मैं आपको, कई ऐड है यार, जैसे जैसे एक एंग्री हनुमान देखो, उसकी तस्वीर गाड़ियों पे बनाई होती है लोगों ने, तो उसको देखिए तो बनाया किसी डिज़ाइनर ने, पर उसको देख के आपको हिंदुत्व की वो दिखती है, या हनुमान की शक्ति, मतलब कि हम हिंदुत्व में कितनी शक्ति है, ब्रह्मचर्य की शक्ति, मतलब एक पोस्टर ही है वो, पर उससे आप क्या मीनिंग निकाल सकते हैं, वो बोल रहा है। शाबाश बेटा, ये था सेमियोटिक गुड। थ्योरी। दूसरा है द डेथ ऑफ द ऑथर, जिसमें भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान। अच्छा देखो, अभी जो भिंडरे वाले की जो तस्वीर को लेके जो यहाँ सीन हुआ, उसमें क्या है, एक वो आदमी उसका त्रिशूल था ना उसका लगा हुआ, पर क्या समझा उसको, वहाँ लोग क्या समझ रहे कि वो हमारा संत है, यहाँ लोग ये समझ रहे कि इसके राज में हिंदुओं को पंजाब में मारा गया था। तो दो अलग अलग मीनिंग, और कितना गुस्सा और कितना प्यार निकल रहा है उसके पीछे, तो है वो चित्र ही है ना वो, पर कितनी उसके पीछे पागलपन है, मीनिंग क्या निकल रहा है। आगे बोलो, शाबाश बेटा। दूसरा है द डेथ ऑफ द ऑथर। ऑर्थर, गुड। रोलैंड बार्थ का एक प्रसिद्ध निबंध है जिसमें उन्होंने ये तर्क प्रस्तुत किया है कि लेखक के इरादे और व्यक्तिगत जीवन को साहित्य कृति के अर्थ को समझने में महत्व नहीं देना चाहिए। वाह, फिर से बोलो, कितनी ब्यूटीफुल बात बोली, कोई नहीं, बोलो बेटा। रोलैंड बार्थ ने ये तर्क प्रस्तुत किया है कि जो लेखक के इरादे और व्यक्तिगत जीवन को क्या साहित्य कृति के अर्थ से समझने में महत्व नहीं देना चाहिए। अच्छा, उनके अनुसार क्या लेखक की मृत्यु का मतलब है कि अब कृति का अर्थ सिर्फ और सिर्फ पाठक के हाथ में होना चाहिए और लेखक की जीवनी या विचारों से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी पाठ हम पढ़ेंगे, जो भी उनके साहित्य होगी, वो सिर्फ पाठक के ऊपर निर्भर होनी चाहिए, ना कि लेखक के जीवन या उनके उस चीज़ पे डिपेंड होनी। बिल्कुल, लेखक क्या सोचता था और क्या सोच के उसने लिखा है, ये जानने के बजाय आप ये देखो आप उससे क्या मीनिंग निकाल रहे हैं ना। शाबाश। द डेथ ऑफ द ऑथर के अनुसार सबसे पहला है लेखक के इरादे को महत्व नहीं देना चाहिए। पहला है कि बार्थस का मानना है कि जब हम किसी कृति को पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लेखक ने क्या सोचा था या उनका व्यक्तिगत जीवन क्या था। बिल्कुल, हमें सिर्फ कृति के भीतर के संदेश और अर्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेखक का इरादा क्या है, कृति के अर्थ को निर्धारित नहीं करता, बल्कि पाठक जो है उस कृति का अर्थ निर्धारित करता है। वो महत्वपूर्ण है ना। हाँ, क्या बात। हाँ। सेकंड है पाठक की सक्रिय भूमिका। बार्थ के अनुसार एक कृति का अर्थ निश्चित नहीं होता है। ये अर्थ पाठक की व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं, सामाजिक संदर्भ और अनुभवों पर बनता है। इसलिए लेखक की जो मृत्यु का मतलब है कि कृति का स्थिर अर्थ की बजाय एक ऐसा क्षेत्र बन जाती है जिसमें पाठक खुद अर्थ का निर्माण कर सकता है। सही बात। थर्ड है कृति के स्वतंत्र अस्तित्व की ओर। वाह। बार्थ ये तर्क करते हैं कि जब लेखक को मरा हुआ मान लिया जाता है तो कृति का अपना स्वतंत्र अस्तित्व बन जाता है और वह किसी भी बाहरी प्रभाव या लेखक के इरादों से प्रभावित नहीं होती है। कृति का अर्थ अब पूरी तरह से पाठक द्वारा व्याख्यायित किया जाता है। वाह। और जैसे इसका एक एग्जाम्पल है कि जैसे द डेथ ऑफ द ऑथर का एक एग्जाम्पल, अगर किसी बुक की बात करें जैसे हैरी पॉटर है, J.K. रोलिंग के द्वारा लिखी गई एक सीरीज है साहित्य, और वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। उसमें जो है अगर हम बात करें रोलिंग के व्यक्तित्व जीवन की या उसकी धार्मिक मान्यताओं या राजनीतिक दृष्टिकोणों पर ध्यान देते, तो इन किताबों को जब भी हम पढ़ते तो हमें क्या एक सीमित दृष्टिकोण देख सकते हैं अगर हम इन्हीं के जीवन के बारे में देखें। बार्थ के अनुसार ये है कि लेखक की जो भूमिका को नज़रअंदाज करके सिर्फ इन किताबों को केवल अपने संदर्भ और अनुभव से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हैरी पॉटर के पात्र और घटनाएं विशेष रूप से काल्पनिक संसार का हिस्सा है और जिनका अर्थ क्या है हर पाठक अपने दृष्टिकोण से निकाल सकता है। जैसे मान लो हैरी पॉटर की एक काल्पनिक स्टोरी है, जैसे वो जादूगर था तो किसी का दृष्टिकोण हो सकता है एक साहसी जादूगर की कहानी को लेकर, किसी का हो सकता है कि जैसे उसमें फीमेल कैरेक्टर थी वो ज़्यादा इंटेलिजेंट थी तो लड़के शायद उस तरफ ज़्यादा ध्यान झुकाव दे। या कोई लोग हो सकते हैं कि उनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा दिखाई, उनकी दोस्ती के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। तो सभी जो पाठक होते हैं उनका नज़रिया अलग होता है समझने का उस चीज़ को। बिल्कुल, वो चीज़ बोला है। और अब थर्ड जो चीज़ है वो है माइथोलॉजीज, जो कि अभी 1957 में आई है। बिल्कुल, इस पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहला है माइथोलॉजीज या मिथोलॉजीज का विचार। पहला मिथक का प्रतीक।
बार्ट्स के अनुसार मिथ सिर्फ प्राचीन कथाएं या धार्मिक कहानियां नहीं होती, बल्कि ये क्या है, आधुनिक समाज में भी मौजूद है। वाह, ब्यूटीफुल, बोलो। वे एक सांस्कृतिक प्रतीक होते हैं जो एक सामान्य वस्तु, घटना या विचार के माध्यम से गहरे और अक्सर अप्रत्यक्ष सामाजिक संदेशों को व्यक्त करते हैं। ये मिथ समाज की मूल विचारधाराओं और सत्ता संरचनाओं को मजबूत करते हैं। कितना ब्यूटीफुल। कोई देगा उदाहरण में बच्चे, आज के टाइम में कौन सी मिथ है जो हम सब मानते हैं? बताओ, आप बता सकती हो बेटा? कोई बच्चा बता सकता है? एक तो जो आपके खीसे में है इस टाइम, पैसा। आज जो पैसा आपके जेब में, सबसे बड़ी मिथ है ये। मैं धारक को इतने रुपये देने की वादा करता हूँ। ये सिर्फ एक कागज़ है, ठीक है ना, और सरकार इसको छापती है, पर हम इसको मूल्य मानते हैं। असली होता है गोल्ड या प्रीशियस चीज़, पर हम पैसे को मान रहे हैं इसकी वैल्यू है। तो एक बहुत बड़ी मिथ है, और ये एक्सपोज भी होती है ना। अभी तो महंगाई बढ़ती है, लोग सोना लेते हैं, ज़मीन लेते हैं, पर ये मिथ है और इसको हम मानते हैं। इवन अगर देश की बात करें, हम भारत के लोग, भारत को एक देखिए, भारत के सारे लोग सोनिया, सारा भारत देख लिया आपने? नहीं देखा ना? क्या पूरी ज़िंदगी में देख पाएंगे हम? घूम भी ले तो सभी लोगों से तो मिल नहीं सकते, सारी डिस्ट्रिक्ट में हम जा नहीं सकते, सबकी सोच 100% हो नहीं सकती, फिर भी हम भारत के क्या है, लोग। तो ये साइकोलॉजिकल मिथ, मतलब हम इनको मानते हैं, ऐसी मिथों में हम जीवित है बेटा। आज आगे बोलो, शाबाश बेटा। बार्ट्स के मिथक के उदाहरण, पहला है विज्ञापन और उपभोक्तावाद। बार्ट्स ने जो है विज्ञापनों के मिथ पर चर्चा की थी। उदाहरण के लिए, एक कार का विज्ञापन दिखाने में यदि केवल एक सुंदर खुशहाल परिवार और एक लग्जरी कार दिखाई जाती है, तो ये केवल कार के बारे में ही नहीं होता, बल्कि इसके माध्यम से ये संदेश दिया जाता है कि इस कार के साथ आप भी खुश और सफल हो सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ कार का जो साधारण अर्थ बदलकर एक सांस्कृतिक मिथ बन जाता है, जो सफलता और सुख के साथ जुड़ जाता है। सोचो, ठीक है कि नहीं? पर जो आजकल होता है, कार के साथ एक सुंदर सी मॉडल खड़ी होती है, वो क्या दिखाती है, आप बताओ? उसका सांस्कृतिक मिथ क्या बन रहा है? सर, वो अट्रैक्ट करती है लोगों को। हाँ, कि भाई ये जो कार है, इस तरह से तुम जिंदगी के हर सुख सुविधा को इस सुंदरी की तरह तुम प्राप्त कर सकते। समझिया? बहुत अच्छा बोला है, शाबाश। दूसरा है चॉकलेट का मिथ। जैसे बार्ट्स ने चॉकलेट के विज्ञापनों का भी विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि चॉकलेट का जो विज्ञापन है, केवल एक स्वादिष्ट मिठाई के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक विशेष जीवन शैली का संकेत है। चॉकलेट का उपभोग करने से व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से श्रेष्ठ और खुशहाल दिखाई देता है। इस तरह चॉकलेट एक साधारण खाद्य पदार्थ की बजाय कि एक सांस्कृतिक प्रतीक बन जाता है। अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें, चॉकलेट अगर कोई खा रहा तो इतना वो नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम वही चीज़ विज्ञापन में या ऐड में देखेंगे, मतलब जिस तरह से वो दिखा रहे हैं, तो हम शायद उस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल। जैसे कॉफ़ी पीना एक थोड़े बड़े समाज का एंगल है, आई लाइक कॉफ़ी। चाय पीना थोड़ा चाय पीने के समान है, ठीक है ना? तो मतलब ये भी मतलब दिखता है। जैसे आईफोन वगैरह। हाँ, क्या बोला? स्टारबक्स की कॉफी। हाँ, आई लाइक स्टारबक्स कॉफ़ी, ठीक है। तो नॉर्मल जो ये फ़ोन है, ये भी तो 10,000 15,000 की जरूरत पूरी करता है, फिर भी लोगों को क्या है, वो लेना ही होता है ताकि वो बस एक अलग उसमें आए हम, है ना? ओके, ठीक है। थैंक यू। ताली बजाओ भाई, गुड।